नमस्कार दोस्तों। विभिन्न आयुर्वेदिक प्रतियोगी परीक्षाओं में शल्य तंत्र से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उनमें से शस्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और शस्त्र में जो शास्त्रीय रेफरेंसेस हैं, यानी सुश्रुत संहिता के जो भी रेफरेंसेस हैं, उनको हम देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे-कैसे जो है वो शस्त्र का प्रयोग हम कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं, किन-किन शस्त्र कर्मों में हम शस्त्र का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के शस्त्र जो हैं वो प्रशस्त्र बताए गए हैं, उनकी लंबाई क्या होनी चाहिए तथा योग्य का महत्व जो है वो सुश्रुत ने बताया है। योग्य उसका भी जो है वो स्टडी हम करेंगे। तो अब आप देखिए कि शस्त्र कर्म के संबंध में सबसे पहले शस्त्रों की संख्या के विषय में हम देखते हैं। तो जो शस्त्रों की संख्या है, इसके विषय में सुश्रुत का बहुत जो है वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने संख्या उसकी 20 बताई है। 20 की संख्या आप याद रखिए, क्योंकि यंत्र जो है उससे पहले आपने देखे थे तो वो 101 थे। सुश्रुत ने 20 की संख्या में शस्त्रों की संख्या बताई है। इसमें वाग्भट ने 26 बताई है, उन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया है, उन्होंने 6 शस्त्र और बताए हैं। तो उन 6 शस्त्र में आप देखिए कि सर्पफणमुखी, यानी कि जो सांप के मुख वाला जो अतिरिक्त सर्प होता है, शस्त्र होता है। लिंगनाश वेदनी, लिंगनाश जो है कटरैक्ट को कहते हैं, तो इसको वेदन में जो शस्त्र काम काम आता है उसका। करतरी, करतरी जो है वो एक तरीके से कैंची है। खज, कूर्च, कूर्च ब्रश को बोलते हैं। ब्रश का प्रयोग जो है सुश्रुत ने कई स्थानों पे किए हैं। इसे कृत्रि कूर्चक एक आप देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। लेकिन कूर्च, स्पेशली कूर्च अलग से नाम जो है वो बताए गए हैं यहाँ पर। और कर्ण वेदन शस्त्र, यानी कर्ण में वेदन करना होता है, जब कर्ण वेदन करना होता है तो उसके लिए एक शस्त्र पड़े। तो ये जनरल शस्त्र ना होकर के वाग्भट के, ये वो शस्त्र हैं जो कि स्पेसिफिक काम के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए इनका जो है वो वर्णन अलग से वाग्भट ने किया और इनको जोड़ करके संख्या 26 हो गई है। तो शस्त्रों की संख्या, यदि कोई प्रश्न आता है तो फिर आपको आंसर कितना देना है, 20 सुश्रुत के अनुसार, और वाग्भट के अनुसार ये 26 है। अब हम इनको एक एक का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि शस्त्र किस प्रकार से वर्णित किए गए हैं सुश्रुत में और उनका क्या क्या काम हो सकता है। तो शस्त्रों का जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि शस्त्र, अभी तो यहाँ पे आपको नाम लिखे हुए दिख रहे हैं सामने सामने, लेकिन आपको करना क्या है कि इनको यहाँ से संख्यात्मक जो वर्णन है उसको नहीं याद करना है। अभी इसके बाद एक टेबल आएगी, तो वहाँ से आपको याद करना है। टेबल में शस्त्र के नाम के साथ साथ उसका कर्म भी दिए हुए हैं। यहाँ पर केवल आपको एक, चूंकि एक याद रहे इसलिए जो है वो संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मंडलाग्र है, तो मंडल आग्र, मंडल का मतलब होता है कि सर्कुलर, है ना, गोल। और ये जो होता है वो, इसलिए इसका जो शस्त्र है वो क्या है, इसका सर्कुलर नाइफ इसको बोलते हैं, ठीक है, या राउंड नाइफ। तो सर्कुलर नाइफ का आजकल जैसे आपने देखा होगा कि पिज्ज़ा कटिंग वगैरह में एक नाइफ होता है जो कि गोल होता है, और ये शार्प मतलब जो है वो होता है। तो ये आपका शस्त्र है जो कि सर्कुलर है। तो मंडल का मतलब सर्किल होता है, उसी के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी इसका प्रयोग कहाँ पे होता है वो भी हम देखेंगे, किस कर्म में प्रयोग होता है उसका। देखिए, करपत्र, करपत्र जो होता है, करपत्र का अर्थ होता है सीधे सीधे आरी, आप समझिए। और इसको आप सामान्य रूप से 100 जिसको बोलते हैं, है ना। और चूंकि अब आरी का क्या काम, 100 का मतलब है आरी। तो आरी जो होती है, आपने देखा कि खुरदुरी, मतलब उसके जो एजेस हैं वो खुरदरे होते हैं, इसलिए कि वो अच्छे से कट कर सकें, कटिंग में काम आ सके। तो ये जो है वो, ये बेसिकली बोन सॉ है, यानी हड्डी को काटने वाली आरी। ठीक है, क्या है ये, बोन सॉ है। तो इसका वर्णन किया गया, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि क्या है कि जैसे शस्त्र की अगर हम परिभाषा बताएं, तो शस्त्र जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना।
एक इससे पहले आपने ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जैसे ये आपने शुरू में ही देखा कि ये जो है वो सारे के सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम जितने भी पढ़ने जा रहे हैं ये सब कटिंग के काम आएंगे। यंत्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है? यंत्र जो होते हैं वो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे उसमें आपने देखा कि उंगली भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, कई जगह जो है वो काम आता है। तो यहाँ पर अंतर क्या है? जो आपके यंत्र हैं और शस्त्र में, यंत्र का काम बेसिकली नियंत्रण करना होता है, यानी कि उसको कंट्रोल करना होता है। किसी चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपने प्लास लिया तो तार को पकड़ा, फिर उसको खींचने के लिए भी प्लास का आप इस्तेमाल करते हैं। तो यंत्र ज़्यादातर जो है वो नियंत्रण के काम आता है, लेकिन शस्त्र जो है वो ज़्यादातर, अत्यधिक जो शस्त्र हैं, मैक्सिमम जो शस्त्र हैं वो काटने के काम आते हैं, इसीलिए ये शार्प होते हैं। ठीक है, तो ये शार्प में आपने देखा कि करपत्र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बोन सॉ जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपको ध्यान रखनी है कि ये मात्र एक ऐसा शस्त्र है जिसके लिए हम, जो खर धार है, खर धार, खर यानी जो खुरदुरी है, वो हम क्या मान रहे हैं? इसका गुण मान रहे हैं। जितना ये खर होगा उतना ही ये अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसका गुण माना जाएगा, खरधार जो है इसका गुण माना जाएगा। बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स का खर जो होता है वो एक दोष होता है। ठीक है, शस्त्रों का वो दोष होता है। उसका देखिए वृद्धि वृद्धि पत्र है, तो वृद्धि पत्र आपने फर्स्ट प्रॉफ में जरूर देखा होगा, स्कैल्पल जिसको आप बोलते हैं, जिससे जो है डायसेक्शन में यूज होता है ये, और ये इसीलिए इसको डिसेक्टिंग नाइफ या स्कैल्पल कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद है नख शस्त्र। नख शस्त्र जो है वो आपका नेल नाइफ समझ लीजिए आप, जो नाखून में आप उसको पहन करके और काम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर जो उसको हम नाइफ को अगर हम फिंगर में पहन सकते हैं तो वो मुद्रिका कहलाता है। मुद्रिका माने अंगूठी होता है सामान्य भाषा में। तो अगर हम कुछ ऐसा नाइफ है जो कि हम अपने अंगूठी में पहन रहे हैं तो वो मुद्रिका कहलाता है। उसके बाद उत्पल पत्र है। उत्पल पत्र आपका लैंसेट कहलाता है। ये भी एक प्रकार का जो है वो नाइफ ही है समझिए। फिर अर्धधार, अर्धधार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अर्धधार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग आपने देखा कि जब नाभिनाल कर्तन कर रहे थे तो वहां पर अर्धधार का प्रयोग हुआ था। नाभिनाल कर्तन में अर्धधार शस्त्र का प्रयोग नाभिनाल के छेदन में प्रयोग होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन करिए और इसको याद रखिए कि अर्धधारणी ऐसे लिखा हुआ है। तो अर्धधार वाले शस्त्र से नाभिनाल का छेदन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्धधार, अगर आप वैसे देखना चाहें, मतलब मॉडर्न में देखिए नाइफ होता है, चाकू, तो चाकू में क्या होता है? एक ही तरफ केवल धार होती है, दूसरी तरफ धार नहीं होती है, तो ये अर्धधार कहलाता है इसीलिए। उसके बाद सूची। सूची बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधी सीधी निडल है, और निडल जो है वो आपकी स्ट्रेट होती हैं, है ना, फिर कर्व्ड होती हैं, फिर आपने देखा कि हाफ कर्व्ड होती है, फुली कर्व्ड होती है ना। इस तरीके से बहुत सारी निडल्स जो है वो आपने देखी भी होंगी। और इसमें निडल में आपकी आई भी हो सकती है, जिधर से धागा जो है वो डाला जाता है। इनके अतिरिक्त कटिंग निडल्स भी होती हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें दो प्रकार लिखे हुए हैं कि एक सीधी होती है, सरल होती है, और एक वक्रमुख होती है, यानी कि कर्व्ड होती है, यानी स्ट्रेट और कर्व्ड। अब कर्व्ड में फिर हाफ कर्व्ड है, फुल कर्व्ड है, वो एक जो है वो अलग बात है, लेकिन वो कर्व्ड भी हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, बिल्कुल सीधा सीधा जो वो है। और सूची का काम आप जानते ही हैं, सीने का काम आता है, सूची सीवने, है ना। तो वो हो गया। उसके बाद नवा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका कुश पत्र है, पेजेट्स नाइफ, इसका डिस्क्रिप्शन है, ये भी एक प्रकार का। तो यहाँ तक मतलब मंडलाग्र से लेकर के और कुश पत्र तक, ये जो 9 आपने वो पढ़े, ये एक तरीके से जो नाइफ्स हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के, है ना। आप इमेजिन करिए कि ये जो है नाइफ में एक तरफ धार होती है,
एक तरफ नहीं होती है। तो मंडलाग्र में जैसे आपने देखा तो ये तो सर्कुलर है, तो इसमें तो मैंने आपको बताया कि पिज्जा कटर आप समझ लीजिए, तो ये पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा जो है वो एजेड होता है। ठीक है। लेकिन जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जहां पर जरूरत होती है केवल वहीं पर धार होती है, बाकी जगह पे नहीं होती है। जैसे अर्धधार है तो एक ही तरफ है, उसमें सूची है तो आगे की तरफ है ना होती है। बाकी कटिंग निडल में अंदर भी होती है, लेकिन वैसे ही ज्यादातर आगे धार होती है, उसमें ब्लंट मतलब शार्प होता है, फिर बाकी जो है वो ब्लंट होता है। तो इस प्रकार से ये आप विभिन्न प्रकार के नाइफ हैं समझ लीजिए, मंडलाकार से लेकर के और कुश पत्र तक। उसके बाद अब आप आइए आटीमुख। आटीमुख, शरारी मुख और अंतर्मुख, ये तीन जो है वो आपकी सीजर्स हैं। आपने देखा होगा स्ट्रेट सीजर्स होती हैं, कर्व सीजर्स होती हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की सीजर्स हैं। जैसे आटीमुख जो है वो हॉग बिल सीजर जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल उसमें। और शरारी मुख, ये शरीर नहीं शरारी है, तो ये बेसिकली हमारी जो कॉमन सीजर होती है। तो सीजर्स भी आप देखते हैं कि कर्व भी होती हैं, कटिंग सीजर्स होती हैं, है ना, होल्डिंग सीजर्स होती हैं बहुत सारी। तो उसी इसी तरीके से ये आयुर्वेद की सीजर्स हैं। तो अंतर्मुख आपका कर्व्ड है, ये अंतर्मुख जो है वो कर्व्ड सीजर है, ये वाला कर्व्ड है। ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके सीजर्स, तीन चीजें जो हैं, आटी मुख जहाँ पे मुख आएगा बच्चों, तो वो आपका सीजर की तरफ जो है वो इंडिकेट करेगा। ठीक है। ये तीन चीजों में आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख। फिर उसके बाद त्रिकूर्चक, मैंने कहा था आपसे कि कूर्च जो है वाग्भट ने बताया है ना, कूर्च का वर्णन वाग्भट ने किया है, और त्रिकूर्चक का वर्णन सुश्रुत ने किया है। ठीक है। त्रिकूर्चक का वर्णन सुश्रुत ने किया है। त्रिकूर्चक जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका ऐसा है कि जैसे ब्रश तो है, ये ब्रश है तो ब्रश ही, लेकिन ये आगे से शार्प है ना। मतलब ऐसा वाला ब्रश नहीं है जैसा हम लोग जो है वो सामान्य रूप से देखते हैं कि सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट नहीं है ये जो है वो आपका ट्रोकार है और आगे से शार्प है। ठीक है। उसके बाद कुठारिका। कुठारिका को सामान्य भाषा में कुल्हाड़ी बोलते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं है ये, कुल्हाड़ी का शेप है केवल इसमें। और ये जो है वो एक प्रकार का नाइफ ही है जो कि कुल्हाड़ी के शेप का है। तो एग शेप नाइफ आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद ब्रीही मुख, ये जैसे पंक्चरिंग के लिए यूज होता है, ट्रोकार जिसको आप बोलते हैं सामान्य रूप से, ट्रोकार और कैनुला, है ना। तो उसमें से जो ट्रोकार होता है वो आपका ब्रीही मुख है। फिर आरा। आरा अभी आपने ऊपर देखा है, आउल बोलते हैं, मतलब आरी है ये समझ लीजिए एक तरीके से। और वेतस पत्र स्कैल्पल है ना, वेतस पत्र जो है वो स्कैल्पल, एक तरीके का स्कैल्पल है। ठीक। उसके बाद बडिश। बडिश जो है वो कहीं भी बडिश शब्द आएगा तो आपको हुक याद रखना है। ठीक है ना, बडिश क्या है, हुक। और हुक का शेप कैसा होता है कि जैसे एक वो होगा, फिर उसके बाद एक ऐसे टांगने के लिए, जैसे पर्दे वगैरह टांगने के लिए हुक यूज करते हैं, तो ये जो है वो कहीं से कुछ खींच के निकालना होगा तो अपन काम में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से दंत शंकु है, तो दंत शंकु नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि दांतों में कुछ जैसे प्लाग वगैरह होता है उसको निकालने में प्रयोग होता है ये। उसके बाद लास्ट इज एषणी। एषणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एषणी का प्रयोग हम लोग जैसे फिस्टुला में या और कहीं पे साइनस हो गया तो वहां पे आपको जो उसका ट्रैक है उसको पता करने के लिए, तो दिस इज बेसिकली अ प्रोब, है ना। प्रोब या शार्प प्रोब कह सकते हैं आप, प्रोब डायरेक्टर कह सकते हैं। जैसे फिस्टुला में क्या होता है कि ऊपर आपको एक पीड़िका दिखती है यानी मार्ग दिखता है, और उसके अंदर वो कहाँ तक गया हुआ है। ठीक है ना, अंदर केवल सिंगल आपको वो रास्ता दिख रहा है, मतलब सिंगल आपको एक होल दिख रहा है, तो यहाँ से वो अंदर कहाँ तक गया हुआ है, तो इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एषण करना पड़ेगा, है ना। प्रोबिंग करनी पड़ेगी कहने का मतलब। तो प्रोबिंग में आपको क्या हेल्प करेगा, एषणी काम करेगी, है ना। और एषणी जो है वो जहां जहां ये गया हुआ है वहां तक जाएगा,
और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि ये फिस्टुलस ट्रैक था और आपको छाट सूत्र का प्रयोग करना है, तो फिर जहाँ पे रास्ता नहीं था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो है वो आप इसको निकाल सकते हैं, तो फिर यहाँ से इसको बाहर भी निकालेंगे आप, तो यहाँ पर ये कटिंग के भी काम आएगा, है ना। तो केवल प्रोबिंग के लिए नहीं, ये पूरा रास्ता जो है वो उसमें धागा डालना है आपको, तो इसमें एक आई भी होगी, यानी कि इसमें बाहर आप धागा भी लगा सकते हैं और साथ में इस ट्रैक को पूरा निकाल करके और बाहर से फिर एक रास्ता भी बनाना है आपको, तो ये कटिंग भी होगा। तो प्रोब और प्रोब डायरेक्टर, शार्प प्रोब भी हो सकता है और प्रोब डायरेक्टर भी हो सकता है। रास्ता नहीं बनाना है तो केवल देखना है आपको, तो उसके लिए प्रोब डायरेक्टर, और कटिंग भी करनी है तो शार्प प्रोब। ठीक है, तो ये जो है वो आपका एक्षणी। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है वो आपके 20 शस्त्रों का वर्णन सुश्रुत ने किया है यहाँ पर। अब हम इनका ये देख लेते हैं कि ये शस्त्र कहाँ कहाँ पे हमारे अष्टविध शस्त्र कर्म में कहाँ कहाँ पे किसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है वो, और यहीं से आपको इनकी संख्यात्मक ज्ञान जो है वो यहीं से आपको करना है। एक्चुअली सुश्रुत ने जब वर्णन किया है इसका, तो 8th चैप्टर इसका जो रेफरेंस है, मतलब जो जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 8, है ना। सूत्र स्थान 8 चैप्टर है ये। तो 8 चैप्टर में उन्होंने जहाँ यहीं से शुरू, मतलब नाम तो ये हो गए, मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिकोत्पल, अर्धानी, पूरा ये नाम हो गए। लेकिन वहां से आपको याद करने में बहुत मतलब ठीक नहीं रहेगा। यहाँ से आपको क्या होगा कि शस्त्र के साथ में आपको कर्म भी साथ में याद हो जाएंगे। तो छोटा छोटा जो एक एक लाइन है, जैसे मंडलाग्र करपत्र स्यात् छेदने लेखने च, है ना। तो छेदन और लेखन, छेदन और लेखन कर्म में मंडलाग्र और करपत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रैपिंग करनी है कुछ, मतलब लेखन कर्म करना है तो भी, और कटिंग तो होगी। छेदन में आपको पता है कि छेदन का अर्थ है एक्सीजन, काट करके किसी चीज को निकाल देना। अब काट के निकालने में और छेदन और भेदन में क्या डिफरेंस है वो भी आप समझिए। देखिए, छेदन जो है वो एक्सीजन है और भेदन इंसीजन है। ऐसे कहने से बात समझ में नहीं आती है। देखिए, शरीर से काट करके अलग करना छेदन है ना। लेकिन दोनों में अगर टेक्निकली आप देखें तो दोनों एक दूसरे के एडवांस वर्जन। कैसे? अगर आपने केवल एक चीरा लगाया तो ये भेदन हो गया, है ना। फिर इसी को आप बहुत डीप ले गए और इतना डीप ले गए कि वो काट कट के अलग हो गया, तो वो छेदन हो गया। तो अंतर क्या है बेसिकली दोनों में? अंतर दोनों में है कि आप कितना डीप जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप गए तो आपने छेदन कर दिया, तो वो कट करके अलग हो गया। तो छेदन और भेदन में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, जब अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको यही चीज़। तो यहाँ पर भी आप ये समझिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि छेदन और लेखन में मंडलाग्र करपत्र, ये लाइन तो आपको बिल्कुल 100% याद ही कर लीजिए। ये सब क्रम से हैं, मतलब जैसे क्रम में इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए थे, जो शस्त्र हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके कर्म का उल्लेख किया गया है। तो फिर उसके बाद जो है छेदन और भेदन कर्म में, है ना, छेदन और भेदन में वृद्धि पत्र, नखशस्त्र, मुद्रिको, उत्पल, अर्धधारा, है ना, ये आपके छेदन और भेदन कर्म में प्रयोग होते हैं। अब अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आप देख लीजिए। जैसे छे कई बार दोनों तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि आपको याद रखना है कि जैसे ऑथर और बुक का कनेक्शन होता है कि एक तरफ किताब दी हुई है, कई बार किताब का नाम लेकर के लेखक का नाम पूछा जाता है, और कई बार लेखक का लेकर के पूछा जाता है इनकी किताब का नाम बताइए। तो वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दोनों तरफ से याद करना है इसको, मतलब एक तरफ से नहीं, इसीलिए पूरा याद करना है। तो छेदन, कई बार ऐसा होगा कि छेदन कर्म में प्रयुक्त होने वाले शस्त्र हैं, तो उसमें मंडलाग्र हो गया, करपत्र हो गया, वृद्धि पत्र हो गया, XYZ, और ऑल भी आंसर होगा। तो उसमें आपका ऑल आंसर हो जाएगा, आप केवल मंडलाग्र करपत्र से काम नहीं चलेगा। अगर भेदन कर्म आ गया तो फिर उसमें निम्न में से कौन सा शस्त्र भेदन करता है, तो उसमें आपको ये वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका में से ढूंढना है। तो ये मतलब दोनों तरीके से आपको याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विश्रावण कर्म। विश्रावण जो है वो आपको पता ही है कि महत्वपूर्ण एक कर्म है जिसमें कि हम सूची, कुश कुश पत्र होगा, यंत्रणीय पत्र, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक,
शस्त्रों के द्वारा हम विश्रावण का कर्म करते हैं, है ना। क्योंकि जब जब अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़ रहे थे तो वहां पर दो शब्दों पे बात चल रही थी कि वेधन और विश्रावण, है ना। तो वेधन जो होता है वो बेसिकली जैसे सिरावेद करते हैं, है ना। तो सिरावेद करते हैं तो वो क्या हो गया, पंचरिंग हो गई बेसिकली, है ना। और मतलब सिरा के अंदर हम कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। और उसके द्वारा अब जैसे आजकल आप ब्लड मतलब जो है कैनुला लगा करके आप कोई आईवी फ्लूइड देते हैं तो वो वेधन है बेसिकली। और विश्रावण में क्या होता है कि विश्रावण जो होता है वो आपका ड्रेनेज होता है, सीधी सीधी बात अगर आप एक शब्द में समझे तो भेदन और विश्रावण का साथ है ना। भेदन और विश्रावण साथ में चलते हैं, भेदन वेदन नहीं चलते हैं साथ में, ऐसा आप याद रखिए। तो इन सीजन एंड ड्रेनेज, है ना। तो ड्रेनेज जो है वो आपका विश्रावण है। भेदन विश्रावण कैसे भी जो है वो आप याद कर लें इसको। तो भेदन के साथ में हमेशा विश्रावण रहेगा। तो भेदन कर्म जहाँ पे करेंगे आप तो वहां पर ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको विश्रावण भी करना पड़े। तो विश्रावण में कौन कौन से शस्त्र का प्रयोग करेंगे, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शालीमुख, यहाँ पर सारी सीजर्स हैं आप देख रहे हैं, है ना। अब वैसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप पंक्चरिंग कर रहे हैं मतलब कि सॉरी ड्रेनेज कर रहे हैं तो ड्रेनेज में आपका सीजर्स का ही काम है ना। पंचरिंग में सीजर्स का काम नहीं है, पंचरिंग में तो आपको बहुत माइन्यूट इंस्ट्रूमेंट लगेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वेन्स वगैरह का वहाँ पर जो है वो आपको डील करना है। तो ये जो विश्रावण है ये आपका भेदन कर्म के साथ में चलता है, ठीक। सूचीमुख, आटीमुख, आटीमुख शरारीमुख अंतर्मुख, और सूची, पुष्पक, अंतर्मुख और त्रिकुड़चक, है ना। त्रिकुड़चक विश्रावण है, ऐसा जो है वो घव है, ठीक। अब यहाँ से आप ध्यान ध्यान रखिएगा सूची का, है ना। सूची अब 3 जगह आने वाली है तो एक आपने सूची अभी पढ़ ली विश्रावण कर्म में काम आती है। उसका देखिए वेधन, है ना। वेधन जो है अभी आपको मैंने बताया कि पंक्चरिंग, है ना, पंक्चर कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कुठारिका आ गया, कुठारिका, फिर कुठारिका मैंने बताया है कि एक्स शेप्ड नाइफ है, यानी कुठारिका यानी कुल्हाड़ी के शेप का है लेकिन नाइफ है। व्रीहि मुख, ये भी अभी पूरा पढ़ा आपने। आरा और वेतस्पत्र और सूची, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुठारिका, व्रीहि मुख, आरा वेतस्पत्राणि, वेदने, सूचीचा, है ना। सूचीचा भी लिखा हुआ है तो सूची, सूची जो है वो यहाँ पर भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सूची के विषय में 3 चीजें हैं, है ना। एक तो वेदन में काम आती, विश्रावण में काम आती है, और सीवन के तो काम, मेन काम उसका सीवन तो है ही है, ठीक है। उसके बाद आहरण, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ पकड़ कर निकालना है तो बडिश यानी हुक का प्रयोग करेंगे। और दंत शंकु दांतों में जो या चार्टर वगैरह के लिए और उसके लिए, है ना, कई रूप हैं इसके, तो दंत शंकु का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऐषण और अनुलोमन कर्म के लिए हम ऐषणी का प्रयोग करते हैं। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि है तो अकेला इंस्ट्रूमेंट लेकिन दो दो कर्म कर रहा है, ये ऐषण भी कर रहा है और अनुलोमन भी कर रहा है, बडिश, है ना। वो सॉरी, ऐषण और अनुलोमन में ऐषणी। उसके बाद सूची का कर्म जो है वो सीवन है, ठीक। तो अष्टविध शस्त्र कर्म में आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं इसको आपको बहुत ही मन लगा करके और ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि बालक, वृद्ध, डरपोक, स्त्री और राजा में विश्रावण के लिए त्रिकौचक का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ दिए हुए थे विश्रावण के लिए उसमें से अगर आपको बालक, वृद्ध, डरपोक के लिए यूज करना है तो ये त्रिकूर्चक, ये ब्रश टाइप का होता है तो ऐसा लगता नहीं कि इससे जो है वो कुछ ड्रेनेज वाला काम होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको मन बहल जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम सिरावेद करते हैं जब, तो वहां पर भी इन ऐसे व्यक्तियों के लिए हमको जलौका का प्रयोग करना पड़ता है ना। जलौका श्रेष्ठ रहती है ऐसे व्यक्तियों में, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है। उसके बाद इनके हम प्रमाण देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम का फॉर्मूला आपको पता होगा, Na होता है ना, तो Na, तो वैसे तो 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद करना है, Na 8, है ना। 8 नख शस्त्र और ऐष्णी 8,
ठीक है, चलिए एक याद हो जाएगा। उसके बाद मुद्रिका शस्त्र, ये मुद्रिका चूंकि अंगूठी से संबंधित है, आप अंगुली में पहनने वाले हैं, तो प्रदेशनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद शरारी मुख या करतरी, कैंची आप बोलते हैं, तो ये 10 अंगुल है, तो ये सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद शेष शस्त्र जो है वो 6 अंगुल के होते हैं। सूची 2 से 3 अंगुल की होती है। ठीक है, वाग्भट्ट ने करपत्र की श्रेष्ठता में बताया है कि एक तो ये खरदार होना चाहिए, अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 10 अंगुल लंबा होना चाहिए, इसकी लंबाई जो है वो 10 अंगुल की होनी चाहिए, 2 अंगुल चौड़ा, व इसका प्रयोग अस्थि छेदन के लिए करते हैं। अस्थि छेदन, देखिए अस्थि का छेदन यानी कि जो आपकी बोन है उसको काटना है अगर, तो बोन कटिंग के लिए, अस्थि छेदन के लिए करपत्र का यूज करेंगे। और करपत्र कैसा होना चाहिए? खरधार वाला होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देखा कि धार खर होना ये एक दोष है शस्त्र का, लेकिन जो करपत्र है उसका ये गुण होता है। ये आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम ये देखेंगे कि विभिन्न कर्मों के लिए शस्त्र की धार कितनी होनी चाहिए, या विभिन्न कर्मों में जो लगने वाली धार है, क्योंकि ये शार्प इंस्ट्रूमेंट है, तो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में हमको उसकी धार का पता लगाना है कि वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, भेदन कर्म के लिए शस्त्र की जो धार है वो भेदना नाम मासूरी, BM, भेदना नाम मासूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये इसका प्रश्न इन चारों में से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो भेदना नाम मासूरी, लेखना नाम अर्ध मासूरी, LAM आप याद कर लिए, लामा होता है ना, तो लामा में से एक ए हटा दीजिए, LAM कर दीजिए, तो लैम है ना। लेखना नाम अर्ध मासूरी, भेदना नाम मासूरी, लेखना नाम अर्ध मासूरी। फिर व्यधन और विश्रावण कर्म के लिए, वेधन और विश्रावण कर्म के लिए कैशकी, और छेदन कर्म के लिए अर्धकेश की। तो आप देख रहे हैं कि छेदन कर्म जो होता है इसमें बहुत शार्प चीज चाहिए होगी, बहुत ही तेज वाला मतलब, तो इसमें जो धार है वो भी सबसे तेज है। अच्छा, इनका अर्थ क्या है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ साथ में यहीं पर, कि जो जैसे कैश की है या अर्ध कैश की है, तो केश के समान पतला, डलर ने लिखा है कि केश के समान जो है वो केश सदृश तन्वी लिखा है उन्होंने, और उस केश का भी आधा यानी कि उससे भी कम धारा जो है वो होनी चाहिए, पतली जो है, कितना तन्वी का मतलब होता है पतला, तो ये अर्ध कैश की होना चाहिए, यानी और शार्प होना चाहिए। कौन सा? छेदन कर्म वाला। वेदन और विश्रावण में आपका कैश की चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन चारों में से आपको आता ही आता है। और मसूर दल जो अपने मसूर के जो पत्ते होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है ना, उनका उनका यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि भेदन कर्म में मसूर दल के बराबर हो सकता है, और लेखन कर्म में अर्ध मसूर यानी कि उनकी हाफ थिकनेस जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये आप जो है चारों को याद करेंगे। उसके बाद शस्त्र संपत गुण, यानी कि कौन से ऐसे शस्त्र हैं जिनका की प्रयोग हमें करना है, या हमारे जो शस्त्र हैं उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनका वर्णन सुश्रुत ने किया है। तो देखिए, शस्त्र संपत में 6 गुण हैं: सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित, मुखाग्रणी, अकरालनी, है ना। सुग्रहाणी यानी कि आप उनको अच्छे से पकड़ सके, ऐसे शस्त्र होने चाहिए। साथ में आपके लोहा, लोहानी मतलब जिस मेटल के वो बने हुए हैं, जिस चीज के भी बने हुए हैं वो अच्छा होना चाहिए, धारण करने में कोई दिक्कत ना हो, उनका रूप भी अच्छा होना चाहिए। सुसमाहित मुखाग्र यानी आगे से वो सुंदर दिखने चाहिए, और अकरानी या टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, है ना? तो ये जो है वो आपके क्या हो गए? गुण हो गए। धातु कराल जो है वो, जैसे करालता आपने पढ़ा था जब स्तनपान दोष वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो ऊर्ध्व स्तनी करालम कुरियात ऐसे करके पढ़ा हुआ था। तो दांतों से रहित जो है उसमें कोई कोई उसमें मतलब
जैसे धार होती है, तो धार में क्या होता है कि बिल्कुल एकदम स्मूथ होती है, तो स्मूथनेस जो है उसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है उसका। ठीक है, तो ये अकराला नहीं आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए शस्त्र में दोष 8 प्रकार के होते हैं। इनको आप श्लोक में भी याद कर सकते हैं। वक्रम, कुंठम, खंडम, खरधारम। खरधारम देखिए आया हुआ है यहाँ पर। खरधार जो है वो एक दोष होता है शस्त्र का, वेरी इंपॉर्टेंट। अति स्थूलम, अत्यल्पम, अति दीर्घम, अति रसम, इत्यष्टो शस्त्र दोष है, अतो विपरीत गुण है ना। इसके विपरीत गुण वाले शस्त्रों का हमें प्रयोग करना है। खरधारम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा होना, है ना, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। धारा भी कुंठित अभी जो है वो देखा देखा आपने प्रयोग के समय, या खंडित नहीं होते रहना चाहिए। खुरदरी ढाल खरधारम, है ना, बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपको शस्त्र दोष आठों के आठों याद करने हैं इनको। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि धारण का स्थल। धारण स्थल मतलब कहाँ से आप उनको पकड़ेंगे। जिस समय आप कोई काम कर रहे हैं तो उस समय आप उनको कहाँ से धारण करेंगे। तो छेदन, भेदन, लेखन, जो तीनों शस्त्र कर्म है उनको आप फल और वृंत के संयोग स्थल से पकड़ेंगे। फल, फल का मतलब जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, है ना, हैंडल है एक, है ना। वृंत जो है वो हैंडल है, और आगे आपकी मेन इंस्ट्रूमेंट है, नाइफ होता है ना जैसे, तो आगे उसमें धार होती है और पीछे हैंडल लगा होता है। तो इन दोनों के संयोग जहाँ पे हो रहा है, तो उन वहां पर हम किस कर्म के लिए छेदन, भेदन और लेखन कर्म के लिए प्रयोग करेंगे। फिर अगर हमें विश्रावण कर्म करना है ना, इंसिजन करना है, तो आपको पता है वृंत आग्रे, है ना, बिल्कुल तर्जनी और अंगुष्ठ से आगे की तरफ होकर के पकड़ते हैं स्कैल्पल, आपने देखा। फिर आहरण कर्म करना है तो मूल से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टॉर्क टॉर्क ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। कुठारिका हमेशा वाम हस्त में पकड़ी जानी चाहिए। तो ये भी याद करना है आपको कि कौन सा शस्त्र हम कहाँ से पकड़ेंगे और किस कर्म के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार है। एक जनरल एक बात बताइए। फिर बडिश और दंश शंकु का अग्रभाग मुड़ा हुआ होता है, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि ये जो है वो आपका ये, और फिर उसके बाद ऐसे कर्व हुक टाइप का, है ना, ये हुक टाइप का बना हुआ रहता है। फिर एषणी के 3 प्रकार होते हैं। तीखे कांटों के समान मुख वाली, आगे बिल्कुल एकदम जैसे जो शार्प प्रोबिंग होता है, बिल्कुल शार्प होगा। फिर यव के नवीन पत्र के समान, जैसा जो होता है उसका जो पत्र होता है उसके पत्र के समान मुख वाली होती है। गंडू पदाकार एस्करिस के मुख के आकार के जो है वो गंडू पदाकार एषणी होती है। तो ये जो है वो 3 प्रकार की एषणी होती है। इसमें आप संख्या याद रखिए, एषणी के 3 प्रकार बताए हैं सुश्रुत में। उसके बाद टेम्परिंग। टेम्परिंग यानी पायना जिसको कहते हैं। तो पायना का अर्थ ये होता है कि जो शस्त्र को हम तेज करते हैं, जैसे निर्वापित करते हैं, बुझाते हैं, तो वो हमारा उससे क्या होता है, जैसे पहले आपने पीटा उसको शस्त्र को, उसकी धार बनाई, उसके बाद उसको बुझाया, तो किसमें बुझाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी धार कितनी तेज होगी। तो ये लाइन से याद करना है। शस्त्रों को तीव्र करने के लिए गर्म कर उसको किसमें बुझाते हैं, 3 चीजों में, क्षार, जल और तेल में डुबाते हैं। इसी क्रिया को हम पायना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के पायना हैं और उनका प्रयोग स्थल हमको देखना है कि जैसे क्षार, उदक, तैलेशु। ठीक है, क्षार, उदक माने जल, और तेल। तो क्षार से जब हम उसको बुझाएंगे तो वो बहुत तेज हो जाएगा, तो ये किसके लिए होगा, शर शल्य। शर शल्य मतलब बाण का जो शल्य होता है, अगर किसी को लग गया है तो उसको निकालने के लिए। और अस्थि के छेदन के लिए, हड्डी को काटना है अगर, तो आपको, तो इसका मतलब ये बहुत शार्प होगा। ठीक है ना, तो क्षार वाला शार्प होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर उदक का नंबर आता है, तो इसमें मांस छेदन, भेदन, पाटन। पाटन का अर्थ होता है अलग करना, भेदन का ही एक स्वरूप है समझिए। चरक ने भेदन के स्थान पे पाटन शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन सुश्रुत ने पाटन शब्द का इस्तेमाल अलग रूप में किया है ना। पाटन उनका भेदन से अलग है, मतलब काम एक ही है। फिर उसके बाद तैल। तैल सिरा के वेदन कर्म के लिए और स्नायु के छेदन कर्म के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अ, तैल का काम सिरा के वेदन और स्नायु छेदनार्थ प्रयोग होता है। उसके बाद ये देखिए आपकी धारा निशानार्थ और धारा संस्थापनार्थ। यानी कि एक धारा करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि रगड़ना, उसको रगड़ रगड़ के तेज करते हैं ना धारा को, तो किस तरीके से, सुलक्षण शिला माश वर्णा, ऐसा जो है वो लिखा हुआ है कि सुलक्षण शिला
माश वाणा। तो इसको आप ध्यान रखिए कि सुलक्षण शिला का मतलब है कि सुलक्षण तो वैसे चिकना होता है, लेकिन चिकना जो है एक दो तरीके का चिकना होता है। एक जैसे आपने देखा कि मार्बल होता है बिल्कुल चिकना, है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उस मतलब उस तरीके का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खुरदरा भी होना चाहिए, लेकिन उसको रगड़ने से उसकी धार खराब नहीं हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा है कि बिल्कुल चिकना भी नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ भी नहीं है कि आप उस पर डालें तो वो एकदम फिसल जाए, ऐसा भी नहीं है। जो उसमें थोड़े थोड़े जो है वो रेजिस्टेंस है ऐसा कि वो उसकी धार को तेज कर सके, है ना। तो एक बाथरूम के टाइल्स होते हैं, एक नॉर्मल टाइल्स होते हैं, दोनों ही देखने में चिकने लगते हैं, लेकिन बाथरूम वाले में आप फिसलते नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है। तो इसमें फ्रिक्शन जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन जब तक नहीं होगा तो फिर ये तब तक वो तेज नहीं होगा। तो इसीलिए इसका अर्थ हिंदी में खुरदरा कर दिया गया है, लेकिन खुरदरे से आप ऐसा नहीं देंगे कि ऊंचा नीचा हो, है ना। तो इसके बाद माश वरना मतलब काले पत्थर जो है माश के वर्ण की होनी, उड़द के रंग की होनी चाहिए। इसके बाद धारा संस्थापनार्थ, अब धारा बना लिया आपने, अभी ये मेंटेन कैसे रहेगी, तो इसके लिए इसमें शालमली फलक में इसको रख देते हैं। शालमली का जो छाल होता है उसमें उसको लपेट के रख देते हैं, जिससे कि उसकी धारा खराब नहीं हो। एक बार धारा आपने बना ली, धारा को बनाना धारा निशानार्थ कहलाता है, और धारा संस्थापन मतलब उसको मेंटेन करना, उसको बना के रखना। ठीक है। तो अब शालमली फलक आपने लपेट लिया, लेकिन इसका कोश यानी कवर, है ना, जिसमें कि जैसे म्यान होती है जिसमें तलवार रखी जाती है, तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, तो अपन ने देखा कि 10 अंगुल से लंबा कोई बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो इसीलिए वाग्भट ने इसका वर्णन किया है। तो उन्होंने उसको लिखा कि 9 अंगुल चौड़ा मल्टीप्लाई बाई 12 अंगुल लंबा, बस 9 into 12 का एक कोश बनाना चाहिए। और किसका बना हुआ होना चाहिए, छौम है ये, छम नहीं, छौम कौशे और या चर्म का बना हुआ होना चाहिए, यानी सिल्क का बना हुआ हो, या कौशे भी एक प्रकार का कपड़ा ही होता है, या चर्म का बना हुआ हो। तो ये वाग्भट ने इसका वर्णन किया है। उसके बाद देखिए आप कि सुश्रुत ने अनुशस्त्र का वर्णन किया है, तो उन्होंने उसकी संख्या 14 बताई है। तो 14 आप सीधे सीधे जो है वो इनको याद करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो स्वकसार यानी बांस की बात हो रही है। स्फटिक एक प्रकार का जानते हैं आप, जो है फिटकरी जिसको बोलते हैं। कांच, कुरविंद, अब ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल ब्लंट होते हैं, लेकिन अगर आप इनको तेज शार्प कर दें तो ये बहुत, जैसे कांच है तो बहुत, जब सामने ऐसे कांच की बोतल है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर वो कट गई यानी शार्प हो गई तब फिर वो काट सकते हैं आप। कुरुविन भी एक प्रकार का पत्थर है। जलौका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अभी तक कहीं पे भी नहीं आ रही थी, अब जा करके जलौका जो है वो एक प्रकार का अनुशस्त्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अग्नि, चार, नख, गोजीवा, शिफालिका पत्र, शाक पत्र, करीर, बाल और अंगुली, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल और अंगुली भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो आपको याद करना है सीधे सीधे। अब इनका प्रयोग कहाँ पे हम करेंगे, वो देखिए कि त्वक, सार, स्फटिक, कांच, कुरविंद, इनका हम छेदन और भेदन में प्रयोग करेंगे, है ना। जहाँ पे भी कटिंग करनी है और डीप कटिंग करनी है, छेदन करना है तो भी, और थोड़ा सा सुपरफिशियल यानी भेदन करना है तो भी। उसके बाद नख, नख का आहरण, छेदन और भेदन तीनों में प्रयोग होता है। गोजीवा, शेफालिका, शाक पत्र, आपको समझ में आ गया कि ये लेखन कर्म में प्रयोग आते हैं। शाक पत्र का मतलब होता है सागौन के पत्ते, है ना। शेफालिका हरसिंगार के पत्ते। गोजीवा भी एक प्रकार की औषधि है, जिस वैली ऑडोरेटा, जिसके पत्ते खुरदुरे से होते हैं, तो उनका भी प्रयोग हमको लेखन कर्म में कर सकते हैं, हम लेखन कर्म में, ऐसा जो है लिखा हुआ है। नेत्रवर्त्म और मुख रोग में विश्रावण के लिए। फिर बाल, अंगुली और अंकुर, इनका प्रयोग हम ऐषण कर्म में करेंगे, है ना, ऐषण कर्म में करते हैं इनका प्रयोग। तो ये जो है वो आपके प्रयोज्य स्थल हो गए। फिर एक लाइन लिखी हुई है कि बाल, अंगुली, नख, छाल और अग्नि ये उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उपयंत्र भी हैं और अनुशस्त्र भी हैं। यंत्रों में भी आपने देखा ये आते हैं, मतलब उपयंत्र में भी आते हैं, और अनुशस्त्र भी हैं, मतलब मेन शस्त्र नहीं है लेकिन फिर भी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके प्रयोग हो गए। उसके बाद देखिए अष्टांग संग्रह ने अन्य अनुशस्त्र भी बताए हैं। कौन कौन से, जैसे सूर्यकांत त्वचा की दाह के लिए, जो कि एक तरीके का मैग्नीफाइंग लेंस आप समझ लीजिए। समुद्र फेन लेखन के लिए, और शुष्क गोमय, ये 3 अनुशस्त्र अधिक वर्णन किए हैं। फिर सुश्रुत ने मतलब वाग्भट ने शस्त्र और अनुशस्त्र में किसको श्रेष्ठ माना है, तो उन्होंने छार को श्रेष्ठ माना। शस्त्र अनुशस्त्र नाम श्रेष्ठ छार, ये सुश्रुत ने भी बताया, वाग्भट ने भी बताया।
फिर उसके बाद त्वक सारादि चतुर्वर्ग, जैसे आप त्रिकटु पढ़ते हैं, चतुर्जात पढ़ते हैं, तो वैसे ही त्वक सारादि चतुर्वर्ग होता है एक, जिसमें कि वंश आता है, स्फटिक आता है, कांच और कुरबिंद आता है। ये 4 चीजें आती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक समराइज करके टेबल दी हुई है कि यंत्र और शस्त्र में अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, है ना, क्योंकि ये शस्त्र अब खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या में देखिए 101 संख्या यंत्र की बताई सुश्रुत ने, वाग्भट ने 116 बताई है। आकृति भेद से इनके यानी स्वस्तिक संदर्श वगैरह जो है वो 6 प्रकार के हैं। और शस्त्रों की संख्या बताएं तो 20 है सुश्रुत के द्वारा और वाग्भट के द्वारा 26 है। गुण अगर हम देखें तो यंत्र के 6 हैं, जब शस्त्र के भी 6 हैं। और दोष में अगर हम देखें तो यंत्र के 12 हैं, ज्यादा हैं, और शस्त्र के 8 ही। अभी ऊपर देखा आपने अष्टाव, है ना। कर्म 24 और शस्त्र कर्म तो 8 होते हैं। यंत्र कर्म 24 होते हैं, शस्त्र कर्म 8 होते हैं, है ना। अष्टविध शस्त्र कर्म आपने पढ़े ही हैं, है ना, चरक चरक के द्वारा षड्विध शस्त्र कर्म ऐषण और आनंद को छोड़ करके। तो ये इस प्रकार जो है वो आपके इनका वर्णन हो गया। अब आप देखिए कि जो योग्या है ना। अब इसके बाद आप योग्य सूत्री अध्याय जो है वो सुश्रुत सूत्र अध्याय 9, इसमें योग्य का उल्लेख है। योग्य क्या होता है? योग्य जो है वो प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास। अगर एक शब्द में हम इसकी व्याख्या करें तो प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास। प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास का अर्थ ये है कि हमको प्रैक्टिकल जो करना होता है, प्रैक्टिकल का ये जो सर्जरी है वो दैट इज अ प्रैक्टिकल इशू, है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो। कोई ऐसा है नहीं कि आप केवल किताब में लिखा हुआ है या कोई पढ़ा दे तो आपको केवल पढ़े हुए से आप सर्जरी कर लेंगे, क्योंकि सर्जरी करने के लिए आपको प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास यानी अभ्यास पहले से आपको होना चाहिए कि कोई भी सर्जरी आप कर रहे हैं। तो अब सर्जरी का अभ्यास करने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे या कुछ चीज़ें लगेंगी, तो उसी का उन्हीं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। यानी जो अष्टविध शस्त्र कर्म है अपने, उनमें कहाँ पर हम कौन से कर्म के लिए हम कौन सी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास मतलब योग्य क्या है, तो इसका नाम मतलब है प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास। दूसरा इसका वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है, तो ये सुश्रुत सूत्र अध्याय 9 में प्राप्त होता है। और ये सुश्रुत का अपना ओरिजिनल अवदान है, मतलब अवदान है मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सर्जरी, है ना। क्योंकि आजकल भी आप देख रहे हैं तो बहुत जो है वो डिजिटल जैसे चीज़ें हो गई हैं। तो डिजिटल में डायसेक्टिंग टेबल तक डिजिटल हो गई है आज। आपको डेड मतलब डेड बॉडी की आवश्यकता नहीं है, डिसेक्शन के लिए डायसेक्टिंग टेबल भी आजकल डिजिटल आने लगी है। तो सर्जरी, अब किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया तो अपेंडिसाइटिस को छेदन करने के लिए, काटने के लिए, एक्सीजन करने के लिए अब किसी जीवित व्यक्ति पे प्रैक्टिस करने से अच्छा ये है कि किसी चीज़ पे, मृत चीज़ या कोई और दूसरे पे हम छेदन का अभ्यास कर लें, और फिर वैसा ही जो है जब हमारे सामने अपेंडिसाइटिस आएगा या अपेंडिक्स आएगा तो फिर उसको हम कट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आप देखिए इसमें इसमें क्या याद रखना है आपको कि छेदन मतलब शस्त्र कर्म एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ उसका योग्य का द्रव्य दिया हुआ है, यानी कि आपको उस इस पर्टिकुलर शस्त्र कर्म के लिए कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे छेदन है, उत्कर्तन है, परिकर्तन है। उत्कर्तन परिकर्तन मतलब ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल कटिंग या जो साइडवेज कटिंग होती है उसके लिए ये आया हुआ है। छेदन तो एक जनरल टर्म हो गया, उत्कर्तन जो है वो थोड़ा सा अपेंडेजेस को काटने के लिए जो यूज होता है। ठीक है ना, है ये तीनों चीज़ें जो है वो एक्सीजन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, काट के अलग करना। तो काट के अलग करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अलाबू पे कर सकते हैं, कलिंदक, जो तरबूज जिसको आप बोलते हैं, तरबूज यानी खीरा, और अरवारू बीज यानी ककड़ी पे भी जो है वो, अरवारू पर भी जो है वो किया जा सकता है छेदन कर, है ना, सॉफ्ट होते हैं। और किसी चीज़ को काट बार बार उसको कट करेंगे आप, तो वो कट करने का जो तरीका है वो उससे हम क्या सीखेंगे कि एक्सीजन हमारा कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक इस प्रकार जो है छेदन का हम अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद भेदन, अगर हमको इंसिजन करना है तो इंसिजन के लिए धृति, धृति मतलब एक मशक टाइप समझ लीजिए, है ना। मशक मतलब जैसे
मांस का मतलब चमड़े का बना हुआ एक बैग है। जैसे आजकल एयर बैग होते हैं, एयर पिलोज होते हैं, तो वैसे ही कुछ चमड़े का बना हुआ। फिर बस्ती और प्रसेवक को जल व कीचड़ से भरकर हम इसमें इंसिजन लगा के ये सीख सकते हैं कि हमको कितना अंदर तक जो है वो इंसिजन लगाना है। कीचड़ भर दिया आपने, जल भर दिया उसके अंदर, तो इंसिजन लगाना हम इससे, यानी इंसिजन आपको धृति, बस्ती और प्रसेवक में को जल और कीचड़ से भरकर इन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके पश्चात हमारा लेखन कर्म है, स्क्रैपिंग है, या सुपरफिशियल स्क्रैपिंग है। तो इसमें विस्तृत व रोम युक्त चर्म पे आप ये कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये रोम युक्त चर्म होना चाहिए, बिना रोम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन चाहिए ना, लेखन में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के लिए आपको रोम युक्त होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो है वो पंक्चरिंग है, जैसे है ना, वेदन कर्म है। तो वेदन कर्म आप मृत पशुओं की शिराओं पे या कमल नाल पर, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कमल नाल कहाँ कहाँ पे आता है, तो अभी अभी पहली बार ये आया है कमल नाल आपके सामने। कमल नाल ये आया है आपका वेदन में, पंक्चर, है ना। पंक्चर करना है यदि, तो पंक्चर करने में आप कैसा, किस पे करेंगे, कमल नाल के ऊपर आप पंक्चर कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए कि ऐषण, ऐषण आपको पता है कि ये प्रोबिंग, इसको आप कहते हैं, है ना। प्रोबिंग करने के लिए, ऐषण करने के लिए आप किस पे यूज कर सकते हैं, तो गुण युक्त काष्ठ, वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे करेंगे हम, गुण युक्त काष्ठ। गुण युक्त काष्ठ का मतलब है कोई लकड़ी है जो कि घुनी हुई है, तो उसमें थोड़े थोड़े छेद हो रखे हैं, तो उसमें हमको उसका पैसेज पता करने के लिए आप ऐषण कर्म उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमलनाल के ऊपर भी किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमलनाल के ऊपर ये दूसरा कर्म आ गया, तो वेधन हो गया, फिर ऐषण हो गया। और तुम्बी मुख, तुम्बी मुख का मतलब ये होता है जो अलाबू होती है उसका जो अपर पार्ट होता है, उसमें कुछ डाल करके और फिर ऐषण का काम आप कर सीख सकते हैं उसके ऊपर। फिर उसके पश्चात देखिए आहरण, एक्सट्रैक्शन, है ना। तो एक्सट्रैक्शन, पनस, पनस माने होता है कटहल। कटहल में कैसे एक्सट्रैक्शन सीखेंगे, जो पका हुआ कटहल होता है तो उसके जो बीज होते हैं, तो उसको उनको निकालने, मतलब उसको उंगली से आप निकाल सकते हैं, तो वो उसके लिए काम, आहरण के में काम आता है। ओरिजिनली हम बस्ती के ऊपर करते हैं, है ना। तो बिम्बी फल, बिम्बी फल और मृत पशुओं के दांतों पर भी ये आहरण कर्म किया सकता है। मरे हुए पशु में उनके दांत को निकाल करके आप एक्सट्रैक्शन की जो क्रिया है वो सीख सकते हैं। उसके बाद विश्रावण है, विश्रावण का अर्थ होता है ड्रेनेज। तो इंसीजन के साथ में हमेशा ड्रेनेज, IND, है ना, इंसीजन एंड ड्रेनेज। तो ये भेदन के बाद विश्रावण कर्म किया जाता है। तो विश्रावण कर्म हम कहाँ कहाँ पे सीख सकते हैं, तो एक जो है वो मधुचिष्ट लिप्त शालमली फलक पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही है इसमें दिया हुआ है ना। मधुचिष्ट लिप्त शालमली फलक, मधुच्छिष्ट उपलिप्ते शाल्मली फल, फल के विस्राव्यस्य, है ना। तो मधुच्छिष्ट का मतलब होता है मोम। जो शाल्मली फलक आपका, शाल्मली की जो छाल होती है उसके ऊपर आप मोम लगा लें और उसमें ड्रेनेज की प्रक्रिया आप सीख सकते हैं। ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज, जैसे कि एब्सेस में किया, विदृधि में किया जाता है, जैसे इंसिजन एंड भेदन और विश्रावण विदृधि में किया जाता है, दोनों कर्म किए जाते हैं। उसके बाद अगर आपको सीवन कर्म सीखना है, सीवन कर्म जानते हैं आपकी जो है वो स्विंग, सिलना जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं आप, तो इसको कहाँ पे सीख सकते हैं, सूक्ष्म घन वस्त्र खंड और मधुचर्म के प्रांत भागों पर, है ना। जैसे कपड़ा, वस्त्र खंड, अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ना है आपको, या मृदु चर्म, कोई पतली स्किन मिल गई है ना, तो वो किसी की बकरे की हो सकती है, किसी की भी स्किन हो सकती है, तो उनके जो सॉफ्ट एजेस हैं उनको, प्रांत भागों को बराबर मिला करके फिर उस पर सीवन कर्म जो भी होते हैं, जिस प्रकार जितने प्रकार के होते हैं अनुविलित, है ना, जो भी होते हैं उनको आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद बंधन कर्म, बंधन बैंडेजिंग को बोलते हैं। तो बैंडेजिंग के लिए तो पुस्त में मतलब जो डमी होती है, पुरुष के अंग प्रत्यंगों पर, हाथों पे, पैरों पे, सिर पे, जहाँ पे 14 प्रकार के बंध आप पढ़ेंगे, है ना, 14 प्रकार के बंध होते हैं, वाग्भट के अनुसार 15 हैं। तो इनको आप पुरुषों के अंगों पर लपेट करके, सर्कुलर है या फ्लैट बोन्स हैं, तो वहाँ पर कैसा आप बैंडेजिंग करेंगे,
उसके ऊपर जो है वो सीख सकते हैं। किसके ऊपर? पुस्त में, डमी के ऊपर। ठीक, तो ये हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको क्योंकि एक ही है ये। उसके बाद क्षार और अग्निकर्म यदि आपको सीखना है, क्षार पातन करना है, अग्निकर्म करना सीखना है, तो ये मृदु मांस खंडों पर, कोई सॉफ्ट जो मीट के पीसेस हैं तो उनके ऊपर आप अपना क्षार लगा करके या अग्निकर्म करके देख सकते हैं कि उसका क्या असर होगा या कैसे उसमें कितना आपको अप्लाई करना है। उसके बाद कर्ण संधि बंधन। कर्ण संधि बंधन का अर्थ ये है कि जो जैसे कोई आभूषण वगैरह के कारण जो लोब्यूलोप्लास्टी उसको आप कहते हैं, है ना, लोब्यूल्स जो है वो अलग अलग हो गए, दो टुकड़े हो गए उनको, तो उनको जोड़ना है तो मृदु चर्म के ऊपर आप सीख सकते हैं, मांसखंड मांसपेशियों पर सीख सकते हैं, कमल नाल के ऊपर भी इसको सीखा जा सकता है। तो कर्ण संधि बंधन का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट है ये नेत्र प्राणिधान बस्ती और व्रण बस्ती। नेत्र प्राणिधान बस्ती और व्रण बस्ती, तो इसमें जो है वो जो घट के पार्श्व छिद्र में या तुम्बी मुख में इनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे घड़े में पानी भर लिया और उसमें छेद कर लिया साइड में पार्श्व में, या तुम्बी के मुख आदि में बस्ती नेत्र का प्रयोग करके आप ये सीख सकते हैं कि बस्ती कैसे दी जाएगी। नेत्र प्रणिधान का अर्थ ये है कि वस्ती कर्म जब हम करते हैं तो वस्ती कर्म हम कैसे जो है वो वस्ती हमको देनी चाहिए, वो नेत्र वस्ती होती है ना, तो नेत्र परिधान, तो वस्ती कर्म। और व्रण वस्ती, व्रण में जो है वो अगर शोधन कर्म करना है तो वहाँ पर व्रण वस्ती का हम प्रयोग वहाँ पर व्रण वस्ती का प्रयोग करते हैं। तो वो भी प्रैक्टिस आप घट के पार्श्व छिद्र में या तुम्बी मुख में करके आप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका आपने देखा कि शस्त्र कर्म और उसके बाद अनुशस्त्र और उसके पश्चात जो सुश्रुत का मुख्य अवदान है योग्या, है ना। तो इन तीनों चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया गया है, और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उन क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या वो टॉपिक आप चाहते हैं कि उसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इन सब चीज़ों से क्या है कि जो भी आयुर्वेद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से नहीं, जो कि बीएमएस के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये सब चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। और यहाँ से प्रश्न शस्त्र कर्म का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।